मेरे प्रिय एससी, एसटी एवं ओबीसी भाइयों, जोहार। जय संविधान। चाहे आप हम किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के हों या किसी भी धर्म को मानते हों, परंतु हमारा जो यह भारत बंद का आह्वान था वह कितना सही था, कितना जायज़ था या कितना नाजायज़ था, इसको समझने से पहले हम लोग आइए जीतन राम मांझी, जो कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका क्या कथन है इस भारत बंद के लिए, हम उसे सुनेंगे। उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि हमारा यह जो भारत बंद का आह्वान था या भारत बंद जो हमने किया वह कितना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। तो आइए हम लोग इस समय जीतन राम मांझी जी को सुनेंगे और उनके कथनों पर हम ध्यान देंगे। आरक्षण और आरक्षण में घोटाले को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बिहार से ही आने वाले उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। नाम है जीतन राम मांझी। इन्होंने तो सीधे सीधे ये जो भारत बंद था इसके खिलाफ ही अपनी बात रख दी। इन्होंने कहा कि जो भारत बंद कर रहे हैं वो स्वार्थी तत्व हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे बड़े भाई हैं, जैसे हमारे घर में बड़े भाई होते हैं, उन्हें छोटे जो भाई हैं उनकी भलाई होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको समर्थन करते हैं कि ये जो वर्गीकरण, जो कोटे के अंदर कोटा की बात है, उसको इन्होंने हरी झंडी दी। इन्होंने कहा ये सही है और ये भी कहा कि 5% को नहीं मलाई खाने देंगे। सड़क पर उतरने की भी बात कही। तमाम बहुत लंबी चौड़ी इनकी तरफ से इस भारत बंद के खिलाफ एक मैसेज है। सुनाते हैं आपको केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आप समझिएगा कि किस तरीके का मोदी के जो दो मंत्री है विरोधाभास है और आमने सामने आ चुके हैं। सुनाते हैं आपको जीतन राम मांझी। में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पड़ता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोटिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है, वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में वो आज खासियत। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आरक्षण जिसे बाबा साहब संविधान में लागू करना चाहते थे, जिसे सवर्णों ने लागू होने नहीं दिया, जिसके वजह से अंबेडकर जी ने ओबीसी आंदोलन भी किया था, तो वर्तमान समय में SC, ST और ओबीसी के लिए कुल मिलाकर 50% आरक्षित सीट है। जबकि बाबा साहब जिस आरक्षण की बात करते थे, जिसे वो लागू कराना चाहते थे, उसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसा कि पूरे भारत में जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, ये उनका कहना था। तो उसी अनुसार से SC समाज जो लगभग 15% है उसको 15% आरक्षण दिया गया। ST समाज पूरे भारत में 8% है, उसको 8% का आरक्षण दिया गया। उसी तरह से ओबीसी समाज को जो है उस समय में बाबा साहब चाहते थे कि 52% आरक्षण उनके लिए लागू हो, परंतु इसे सवर्णों ने लागू होने नहीं दिया। इसके एवज में वर्तमान समय में ओबीसी समाज को किसी किसी राज्य में 27% का आरक्षण दिया गया है, वो भी भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी समाज का जो सीट है जनसंख्या के अनुसार से वर्तमान समय में, उस सीट को कोई ना कोई ले रहा है, उसका लाभ कोई और उठा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को हम यहाँ जानना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पर है, मैं दिखा रहा हूँ, ओबीसी को
52% आरक्षण मिलना था। उसी तरह से जनरल जो सामान्य वर्ग के जो सवर्ण हैं वो भारत देश में कुल 15% हैं, तो उनको 15 सीट मिलना था। इस तरह से इन सब को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 90 सीट होता था, 90 सीट होना था। परंतु वर्तमान समय में हम इसे आगे समझेंगे और इस 90 सीट में 100 में से 90 आरक्षित हो जाता और 10 सीट जो बचता इसमें या तो फिर सरकार जो है मेरिट वालों को भेजता या इसी में क्रीमी लेयर बनाता, या सबके लिए जो जितने जाति सामाजिक अनुसार से जो आरक्षण मिला हुआ है उसके अंदर जो अभी क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं इस तरह से सभी वर्गों में क्रीमी लेयर होता। जैसे जनरल 15% के अंदर 15% के अंदर क्रीमी लेयर दिया जाता, ओबीसी 52% के अंदर क्रीमी लेयर दिया जाता, एसटी 8 के अंदर दिया जाता, एससी 15 के अंदर दिया जाता। परंतु वर्तमान समय में एसटी, एससी और ओबीसी के लिए तो क्रीमी लेयर इनके अंदर व्यवस्था किया जा रहा है, जबकि ओबीसी को उसका पूरा 52% दिया भी नहीं गया है। और हम आगे समझेंगे कि ये जो जनरल वर्ग है ये किस तरह से इस ओबीसी के सीट का उपयोग कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है अघोषित रूप से। इसे मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्तमान समय में ओबीसी समाज भी जो है आरक्षण की मांग कर रहा है जो उनके जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि अब ओबीसी समाज भी कुछ जागरूक हो गया है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए थी। उसके अलावा जो सीट बचता उस पर आप क्रीमी लेयर लगाइए, उस पर आप मेरिट डालिए, कुछ भी हो सकता था। परंतु इन सब चीज़ों को सवर्णों ने उस समय लागू होने नहीं दिया गया और वर्तमान समय भी यही जो चाल है वो सवर्ण समाज के लोग जो आज भी हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, संसदों में बैठे हुए हैं, तो ये जो है नहीं चाहते कि ओबीसी समाज, ओबीसी का जनगणना हो। यदि ओबीसी का जनगणना होगा तो ओबीसी को उसके जनसंख्या के अनुसार से उसका सीट देना पड़ेगा। तो ये जनरल जो आज के समय में ओबीसी का सीट खा रहे हैं, ओबीसी का सीट का उपयोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। अर्थात ये जनरल क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में, यह बोलकर कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता के नाम पर और मेरिट के नाम पर 50% सीट का उपयोग कर रहे हैं। भले ही जनरल जो सीट है वो ओपन सीट है, परंतु ये आज भी इतने गरीब हैं कि ये इनके पास संसाधन नहीं है, जिसके वजह से वो 50% जो ओपन सीट है उसमें बड़ी मुश्किल से 3, 4, 5% जा पाते हैं। 5% से ऊपर आज तक का आंकड़ा बताता है कि जा भी नहीं पाते। इसका अर्थात ये हुआ कि जनरलों की अपेक्षा आज भी एसटी, ओएससी, ओबीसी के जो लोग हैं वो आज भी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाए हैं, जिसके वजह से वो उस ओपन सीट में फाइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी है। वो कहीं ट्यूशन नहीं ले सकते, अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, विदेश जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इस तरह की कई बातें हैं, तो आगे हम समझेंगे। अब ये जो आरक्षण का सीट 50% मिला है एससी, एसटी और ओबीसी को, यहाँ पर ओबीसी का सीट कम कर दिया गया जो कि 52% लागू होना था, संविधान लागू हुआ उस समय में। तो आगे हम इसको समझते हैं। ये हो गया आरक्षित सीट, इसको मैंने बता दिया यहाँ क्या होना था। अब मैं बताता हूँ ओपन सीट के बारे में। ओपन सीट 50% है, जिसमें जनरल भी हैं। जनरल 15% हैं। अब यदि हम 15% जनरल को 50 में से माइनस कर दें तो 35% बचता है। अब इस 35% में अगर हम कहें कि 5%, मुश्किल से 5% एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र अपना जगह बना पाते हैं। तो कुल मिला के यदि हम इस 50 सीट को देखें तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र मुश्किल से 5% ही सीटों पर जा पाते हैं। उसी तरह से जब जनरल को हम देखते हैं, उनका मान लेते हैं कि ये उनका आरक्षित
श्रेणी है 15%, 15% जनसंख्या, 15% भागीदारी। तो अब ये जो 30% बचता है, ये 30% सीट का लाभ ले कौन रहा है? इसी 30% लाभ के कारण ही सामान्य वर्ग का जो भी व्यक्ति आज हाई कोर्ट में बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, संसद में बैठा है, वह व्यक्ति जो है इस बात को छुपाने के लिए, जो एक अघोषित आरक्षण है जनरलों के लिए मेरिट के नाम पर, क्योंकि उनके पास आज भी भरपूर संसाधन हैं, वो कहीं भी ट्यूशन ले सकते हैं, देश विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज़ को एक लेवल पे लाने के लिए अंबेडकर जी ने इस आरक्षण का उपयोग जो है संविधान में किया है और इस आरक्षण को लागू संविधान में किया है। और उनका प्रयास यही था कि सभी को उसकी जनसंख्या के अनुसार से भागीदारी मिले। तो यहाँ पर ये जो ओपन सीट के नाम पर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनका सोचना ये है कि 15% लोग ये 50% का भी पूरा उपयोग करें और इधर इनके अंदर जो इनके अंदर क्रीमी लेयर लगाकर इनको और पीछे धकेला जाए। अर्थात ये हुआ कि जो आज तक पढ़ लिख कर आगे आ गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो अब दोबारा उसमें फाइट नहीं कर सकते, उस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि जो लोग आज पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में भी वो स्कूल जाएंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते। तो वो इस सीट में कैसे आएंगे? इसका मतलब ये होगा कि एसटी का जो आरक्षण का सीट होगा वो भी खाली रह जाएगा, एससी का सीट भी खाली रह जाएगा, ओबीसी का भी खाली रह जाएगा। क्योंकि जो भी पढ़े लिखे लोग जो एक पीढ़ी, मुश्किल से एक पीढ़ी दो पीढ़ी आगे आए हैं पढ़ लिख कर, वो उनको उस दौर से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब जनरलों के सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रह जाएगा। अर्थात इनका सोचना ये है, इनका चाल ये है कि पूरा का पूरा 100% सीट वो अकेले खाएं। तो क्या ये संभव है? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या एक मानव होने के नाते दूसरा मानव भी जीवित रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए? परंतु हम प्राचीन काल से जानते हैं कि इनकी सोच हमेशा लूट और खसोट की रही है। तो यही मानसिकता यहाँ पर भी चल रही है और यही कारण है कि कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने जो चाल चला है क्रीमी लेयर का, वो कुल मिला के आरक्षण को ख़त्म करने का या लोगों के कंपटीशन को जनरल समाज के विरुद्ध ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है। तो इसे हम अच्छी तरह से समझ लें। इसे मैं एक बार और बताना चाहूँगा यहीं पर कि यहाँ पर यदि क्रीमी लेयर इधर लागू करना है, यदि इसमें क्रीमी लेयर लागू करना है, इसके अंदर मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण यदि करना है, तो इस वास्तविक आंकड़े को एससी, एसटी और ओबीसी जो ओपन कैटेगरी के सीट में जाते हैं, इनका वास्तविक आंकड़ा सामने आना चाहिए, इसका आंकड़ा निकाला जाना चाहिए। तभी हम ये जान पाएंगे कि हमारे कितने एससी, एसटी, ओबीसी भाई इस 50% ओपन सीट में जा पाते हैं और ये जो हमारे जनरल भाई हैं, ये कितने प्रतिशत इस सीट में से उपभोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आंकड़ा इधर दिखाऊंगा कैसे वो उपयोग कर रहे हैं। जब तक इसका वास्तविक आंकड़ा ना निकले, इसके अंदर क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। जैसा कि जनरल समाज का प्रतिशत 15% है, यदि इसके अंदर क्रीमी लेयर 10%, जो कि अभी सुदामा कोटा के नाम से दिया गया है, यदि ये इसके अंदर होता तो इनमें से 5% बचता 10% क्रीमी लेयर देकर। परंतु यदि वो सुदामा कोटा इस 15 में से नहीं दिया गया है, इसका मतलब इस 50 में से उनको दिया गया है, तो ये उनके लिए रिजर्व हो गया। कुल मिला के 10% सुदामा कोटा आरक्षित हो गया।
तो इसको हम आगे समझेंगे। तो इनका क्या हुआ, 15% पहले से सुरक्षित है मान लेते हैं 50 में, फिर 10% सुदामा कोटा मिल गया, फिर इस 50 में से 50 ओपन सीट में से 10 क्रीमी लेयर में चला गया, यानी कि सुदामा कोटा में चला गया। और ये जो 5% हम जिसे मानते हैं कि SC ST OBC आज के समय में बड़ा मुश्किल से जा पाते हैं, तो इनका परसेंटेज 5 हो गया। और अब भी 20% जो ओपन सीट बचा, ये इसका उपभोग कौन कर रहा है? ये 20 सीट प्लस ये 15, 10, 25 सीट, तो कितना हो गया? 45 सीट। तो कुल मिला के जनरल जो है, जो सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, वो जो सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, वो आज भी 45% अघोषित आरक्षण का उपयोग कर रहा है। और यही चाल है वर्तमान समय में, क्योंकि सभी जगह सवर्ण ही आज भी बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं। तो इस बात को हम सभी को समझना होगा। और ये एक बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण जो है 50% से ऊपर नहीं दिया जा सकता। परंतु क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या इसलिए कि जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा सीट दिलाना है या उन्हें ज़्यादा फ़ायदा देना है? तो ये चाल है मित्रों सवर्णों का। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई जो है जारी रखनी पड़ेगी। धन्यवाद।